गुड मॉर्निंग क्लास। देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है उत्तराखंड का इतिहास। और उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत गुप्त काल से लेकर हर्षवर्धन तक का समय काल, जिसे भारतीय इतिहास में 319 से 647 एडी का काल भी कहा जाता है। इससे पहले मैंने उत्तराखंड के प्राचीनतम राजवंश कुलिंद राजवंश को समझाने का प्रयास किया था और ये कहा था कि किस प्रकार ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के समानांतर उत्तराखंड के क्षेत्रीय सीमाओं पर कुलिंद अथवा पुलिंद वंश का राज था। और फिर इसी वंश के पहले शासक राजा सुबाहु ने महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से भाग लिया था। और फिर राजा सुबाहु यानी कुलिंद वंश और पांडवों के मध्य मित्रता कायम हो गई थी। अंततः राजा विराट, जो कि कुलिंद वंश का ही राजा था, उसकी पुत्री उत्तरा से अभिमन्यु का विवाह कर दिया गया था। फिर पहली सदी में इस कुलिंद वंश के शक्तिशाली राजा अमोघ भूति के विशाल साम्राज्य का जिक्र किया था, जो कि सतलज व्यास नदी से लेकर पूर्व में अलकनंदा नदी तक विस्तृत था। और इस विशाल क्षेत्र में उसकी रजत और ताम्र मुद्राएं व्याप्त थी। लेकिन पहली सदी यानी अमोघ भूति की मृत्यु के बाद कुलिंद वंश का पतन होने लगा और फिर इस उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्र में विदेशियों का अधिकार स्थापित होने लगा। अर्थात शक और कुषाणों ने उत्तराखंड के तराई क्षेत्र पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। लेकिन अभी भी पहाड़ी क्षेत्रों में परवर्ती कुलिंदों का ही एकाधिकार था। इस प्रकार कुलिंदों के शासन के बाद उत्तराखंड की क्षेत्रीय शक्ति योधेयों ने उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। और फिर इसके अलावा युगशैल यानी कालसी के वार्षगण गोत्री वंश का जिक्र किया था। गौविषाण काशीपुर के मित्रवंश का जिक्र किया था। अंततः इसके बाद लगभग गुप्त काल के समकालीन, जब संपूर्ण भारत में गुप्त काल का विस्तार हो रहा था, उसके समकालीन उत्तराखंड की क्षेत्रीय सीमाओं पर दो शक्तियां राज कर रही थी। पश्चिम में यानी यमुना नदी के आसपास यामुन प्रदेश में लाखा मंडल का छागलेश वंश, दूसरा पूर्वोत्तर क्षेत्र में या फिर चमोली का जो क्षेत्र है वर्तमान में यानी गोपेश्वर के आसपास का क्षेत्र, यहाँ पर कार्तिकेय नगर का कर्तपुर राजवंश राज कर रहा था। इन्हीं से संबंधित जानकारी हमें यहाँ पर प्राप्त करनी है कि किस प्रकार गुप्त काल के समकालीन उत्तराखंड में दो शक्तियां राज कर रही थी, वो कर्तपुर राज्य और छागलेश राजवंश। तो सबसे पहले कर्तपुर राज्य की बात करूंगा। ये कर्तपुर राज्य संभवतः वर्तमान में ये वाला क्षेत्र है, यानी गढ़वाल कुमाऊं का संयुक्त क्षेत्र और चमोली के गोपेश्वर का क्षेत्र या फिर जोशीमठ के समीप का क्षेत्र, ये माना जाता है। कर्तपुर राज्य से संबंधित जो हमें जानकारियां मिली हैं, प्रमाण उसके मैं यहाँ पर लिखूंगा कि इस क्षेत्र में कर्तपुर राज्य का बोलबाला था। उसके प्रमाण सबसे पहले यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले इसका प्रमाण है प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पर प्रमाण है, काव्य मीमांसा राजशेखर की, काव्य मीमांसा राजशेखर, जिसने भी उत्तराखंड में राज करने वाले यानी कार्तिकेय नगर में राज करने वाले एक राजा खसाधिपति का जिक्र किया है। और इतिहास में जो हमारे पास प्रमाण है वो मैं यहां पर लिखता हूं। देवी चंद्रगुप्तम, विशाखदत्त की, हर्षचरित बाणभट्ट की, यानी परवर्ती गुप्त राजा हर्षवर्धन के चरित्र पर लिखी गई। और इसके अलावा बात की जाए तो ध्रुव स्वामिनी नाटक, ध्रुव स्वामिनी
ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया एक नाटक है। जयशंकर प्रसाद ये हैं इस कर्तपुर राज्य से संबंधित जानकारी देने वाले प्रमाण। ठीक है, तो इन प्रमाणों की अगर बात की जाए तो आपको अनुमान लग जाएगा कि किस प्रकार प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित जानकारी, यानी प्रयाग प्रशस्ति में इस कर्तपुर राज्य से संबंधित जानकारी मिली है। और काव्य मीमांसा जो कि राजशेखर की है, इससे संबंधित जानकारी कि कर्तपुर राज्य में कोई विशाल क्षेत्र पर कोई शक्ति राज करती थी। देवी चंद्रगुप्तम यानी विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई एक कहानी, और हर्षचरित बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई हर्ष के जीवन पर, और ध्रुवस्वामी नाटक जयशंकर प्रसाद, ये महत्वपूर्ण प्रमाण हमारे पास। सबसे पहले बात करूंगा प्रयाग प्रशस्ति की, जो कि समुद्रगुप्त से संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति में ये कहा गया है कि गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर, गुप्त साम्राज्य के उत्तरी सीमा पर एक सीमावर्ती राज्य के रूप में संभवतः एक क्षेत्रीय शक्ति यानी कुलिंद शक्ति अथवा परवर्ती कुलिंद शक्ति राज करती थी। इस परवर्ती कुलिंद शक्ति का जो साम्राज्य विस्तार था संभवतः वो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों तक शामिल था। उसमें यह भी कहा गया है कि इस परवर्ती शक्ति यानी परवर्ती कुलिंदों ने कुमाऊं और गढ़वाल के अलावा वर्तमान रोहिलखंड और यमुना नदी के पश्चिम तक अपना साम्राज्य विस्तार किया। दूसरा, राजशेखर कृत काव्य मीमांसा, जिससे जानकारी मिलती है कि कर्तपुर राज्य का विस्तार संभवतः मध्य हिमालय की ओर था और यहीं पर इनकी राजधानी कार्तिकेय नगर थी। इसी क्षेत्र में एक शक्तिशाली राजा खशाधिपति शासन करता था, जिसे शकपति भी कहा गया है। दो नाम देवी चंद्रगुप्तम और बाण भट्ट की हर्षचरित में कहा गया है कि मध्यवर्ती हिमालयी क्षेत्र में एक शक्तिशाली राजा राज करता था जो गुप्त काल के समकालीन था और उसे खशाधिपति अथवा शकपति कहा गया है। देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक में उससे संबंधित कई कहानियां लिखी गई। ये कहा गया है कि जब गुप्त काल में रामगुप्त का शासन था उस समय खशाधिपति नामक राजा अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था। जब गुप्त साम्राज्य ने अपना साम्राज्य विस्तार उत्तर की ओर करने का प्रयास किया तो खशाधिपति और रामगुप्त के मध्य युद्ध का उल्लेख मिलता है। संभवतः इस युद्ध में खशाधिपति ने रामगुप्त को पराजित कर दिया था और उसकी पत्नी ध्रुव देवी की मांग की थी। अंततः इस समस्या से निपटने के लिए चंद्रगुप्त सेकंड ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ध्रुव देवी के भेष में जाकर खशाधिपति का सामना किया था और खशाधिपति की हत्या कर दी थी। और इस कहानी के अंत में यह भी कहा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अंततः अपने भाई रामगुप्त की भी हत्या कर दी और ध्रुव देवी से विवाह किया था। इसी नाटक को जयशंकर प्रसाद ने ध्रुवस्वामिनी के माध्यम से हमारे समक्ष रखा है। अर्थात इससे संबंधित कोई न कोई जानकारी हमारे पास मध्यकाल में भी मिली है। इतना तय है कि जब संपूर्ण भारत में यानी पाटलिपुत्र में गुप्त वंश का साम्राज्य था तो उत्तरी सीमा पर यानी पहाड़ी क्षेत्र में कोई स्थानीय शक्ति थी जो अत्यधिक शक्तिशाली हो गई थी। ठीक है, जो खशाधिपति अथवा शकपति था उसकी तुलना अन्य ग्रंथों में परवर्ती कुलिंद राजा के रूप में की गई है। संभवतः परवर्ती कुलिंद शक्ति इतनी शक्तिशाली हो गई हो जिसने इस विशाल क्षेत्र पर अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया हो। और इसी के पश्चिम की ओर लाखा मंडल का राज्य था जहां छागलेश वंश राज करता था। इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, कर्तपुर राज्य से संबंधित जानकारी हमारे पास अनेक ग्रंथों से मिलती है। लेकिन उत्तराखंड के इतिहास की बात की जाए तो इतना अवश्य कहा जा सकता है कि उत्तराखंड की प्राचीनतम राजवंश कुलिंद था और फिर विदेशियों के आक्रमण के बाद यह शक्ति पहाड़ी क्षेत्रों तक ही सीमित रह गई और फिर कुषाणों और योद्धाओं के पतन के बाद परवर्ती कुलिंदों ने अपने को शक्तिशाली बना लिया और कर्तपुर राज्य की नींव डाल दी और यहीं पर राज करने लगे और शक्तिशाली हो गए। ठीक है,
दूसरे राजवंश की बात करूंगा तो छागलेश यानी लाखामंडल जो कि यमुना नदी के तट पर है, यानी यामुन प्रदेश के क्षेत्र में छागलेश वंश की बात करता हूं। इसके लिए यामुन प्रदेश का जिक्र हुआ है। यामुन प्रदेश का तात्पर्य संभवतः यमुना नदी के आसपास किसी छागलेश वंश नामक शक्तिशाली राजा का जिक्र हुआ है। और लाखा मंडल, इससे संबंधित अगर प्रमाण की बात करूंगा तो लाखा मंडल खंडित शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण। लाखा मंडल खंडित शिलालेख से ये जानकारी मिलती है कि यामुन प्रदेश में एक शक्तिशाली राजा छागलेश वंश यानी शक्तिशाली वंश छागलेश वंश का एकाधिकार था, जो कि कर्तपुर राज्य के पश्चिमी सीमा पर राज करता था। और इस विशाल क्षेत्र पर इस वंश के कई राजाओं ने राज किया था। और संभवतः लाखा मंडल खंडित शिलालेख में इस वंश के 8 शक्तिशाली राजाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें छागलेश 8वां और सबसे शक्तिशाली राजा था, जिसके नाम पर इस संपूर्ण वंश को ही छागलेश वंश कहा जाने लगा था। और लाखा मंडल खंडित शिलालेख की बात की जाए तो उन राजाओं के यानी राजवंश से संबंधित राजाओं का जिक्र जो आया है, यानी इस छागलेश वंश में राजा छागलेश के अलावा और 7 कौन से राजा थे, मैं उनका नाम लिखने जा रहा हूं। नरपति जयदास, नरपति जयदास संभवतः छागलेश वंश का पहला शक्तिशाली राजा रहा हो। दूसरा नामछत, नामछत फर्स्ट गुहेश, जो कि इस वंश का तीसरा और महत्वपूर्ण राजा था। और फिर अचल, अचल नामछत सेकेंड, ठीक है। यानी इस वंश के जो राजाओं का जिक्र किया है कि छागलेश से पहले 7 शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, उसमें नामछत प्रथम और नामछत द्वितीय भी महत्वपूर्ण राजा थे। इसके अलावा छागलेश दास, छागलेश दास, रुद्रेश दास, अंततः छागलेश। छागलेश इस वंश का 8वां राजा, ठीक है। इस वंश के राजाओं का नरपति जयदास, नामछत दास, गुहेश, अचल, नामछत सेकेंड, छागलेश दास, रुद्रेश दास और छागलेश जिसकी बात हो रही है। या फिर ये कहा जा सकता है कि इस वंश का जो छागलेश था वो 8वां शक्तिशाली राजा था, इसी के नाम पर इस वंश को छागलेश वंश कहा जाने लगा। ये थे भैया गुप्त काल के समकालीन उत्तराखंड की क्षेत्रीय सीमाओं पर 2 शक्तिशाली राजाओं का या राज्यों का उल्लेख, जो है पश्चिम की ओर लाखा मंडल का छागलेश वंश और पूर्व की ओर कार्तिकेय नगर का कर्तपुर राजवंश। गुप्त काल की बात की जाए, यानी गुप्त काल का जब पतन होने लगा, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली राजा रहे थे। लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है, जिसने गुप्त संवत की नींव डालती थी 319 में। लेकिन गुप्त साम्राज्य यानी गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त को माना जाता है। गुप्त वंश का पतन संभवतः स्कंदगुप्त के शासन के बाद होने लगा था। स्कंदगुप्त के शासन की बात की जाए तो स्कंदगुप्त, जिसका शासन लगभग 454 से लेकर 467 AD रहा है, इसके बाद धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य का पतन होने लगा था। और परवर्ती गुप्त अभिलेखों से जो जानकारी मिलती है उसके अनुसार उत्तराखंड की क्षेत्रीय सीमाओं पर पुनः 3 राज्यों का उदय हुआ था। परवर्ती गुप्त अभिलेख कहते हैं कि उत्तराखंड की क्षेत्रीय सीमाओं पर पुनः 3 राज्य आए थे। वो कौन थे वो 3 राज्य? फिर से
तो सबसे पहले पश्चिम का यदुराज वंश, यदुराज वंश, यादव यानी जिसे हम मानते हैं भारतीय इतिहास में यादव वंश, यदुराज वंश भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। दूसरा नाम नाग वंश, नागों से संबंधित अधिकांश जानकारियाँ गढ़वाल और कुमायूं से मिलती हैं। इसके अलावा भारतीय इतिहास में मौखरी वंश का भी उल्लेख मिलता है। मौखरी वंश जो कि कन्नौज में राज करता था और उत्तराखंड की क्षेत्रीय सीमाओं के कमज़ोर होने के बाद इसने उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया था। यानी परवर्ती गुप्त काल के समकालीन उत्तराखंड में 3 शक्तियाँ राज कर रही थी, वो हैं ये 3 राजवंश, ठीक है, जिसमें यदुराज वंश जिन्हें यादव भी कहा जाता है, दूसरा नागवंश के लोग और तीसरा मौखरी वंश के लोग। आइए चलते हैं सबसे पहले यदुराज वंश से संबंधित जानकारियों को कवर करने कि यदुराज वंश से संबंधित क्या जानकारियां हमारे पास हैं। उत्तर गुप्त काल की बात की जाए तो सबसे पहले आ रहा है यदुराज वंश। यदुराज वंश चूंकि प्राचीन ऐतिहासिक स्रोतों का अभाव है और उत्तराखंड में खासकर पुरातात्विक स्रोतों की भी कमियां हैं, इस वजह से जो यहाँ पर सीमित प्रमाण मिले हैं उन प्रमाणों का उल्लेख मैं करता हूँ। सबसे पहले यदुराज वंश से संबंधित लाखामंडल प्रशस्ति, लाखामंडल प्रशस्ति उत्तराखंड के इतिहास में महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। लाखामंडल प्रशस्ति ईश्वरा की है, राजकुमारी ईश्वरा की, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट भी है। इसके अलावा जो प्रमाण यहाँ पर मिले हैं यदुराज वंश से संबंधित वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि यदुराज वंश इस क्षेत्र में राज करता था कि नहीं। दूसरा नाम खालिमपुर दानपत्र, खालिमपुर बंगाल दानपत्र, खालिमपुर दानपत्र बंगाल के पाल शासकों धर्मपाल से संबंधित है। तीसरी जो महत्वपूर्ण प्रमाण यहाँ पर हमारे सामने है वो है वेलाव दानपत्र, वेलाव दानपत्र। ये है इसी यदुवंश के राजा भोजवर्मन का, भोजवर्मन कुछ इस प्रकार से आपको लिखा मिलेगा उत्तराखंड से संबंधित पुस्तकों में। ये 3 प्रमाण हमारे पास हैं। लाखामंडल प्रशस्ति जो कि लाखामंडल देहरादून में यमुना नदी के तट पर है, ईश्वरा राजकुमारी ईश्वरा की। उसके बाद धर्मपाल पाल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा खालिमपुर दानपत्र उसका है, बंगाल से मिला है। और भोजवर्मन जो कि इसी वंश से यदुवंश से संबंधित राजा रहेगा उसका बेलाव दानपत्र। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमारे पास है लाखामंडल प्रशस्ति जो कि राजकुमारी ईश्वरा की है और वर्तमान में भी उपलब्ध है। और इससे संबंधित क्या बातें मैं बताई गई वो बताता हूँ। लाखामंडल प्रशस्ति चूंकि इसी क्षेत्र से संबंधित पाई गई है, इस वंश के राजाओं और उनका समयकाल उससे संबंधित जो जानकारी देने का सबसे अच्छा स्रोत है यही है, ठीक है। अब लाखामंडल प्रशस्ति के अनुसार इस वंश से संबंधित राजाओं का क्या जिक्र हुआ है कि लाखामंडल प्रशस्ति में कहा गया है कि इस क्षेत्र में किसी छागलेश वंश के बाद संभवतः यदुवंश का साम्राज्य स्थापित हो गया था। क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था कि इस क्षेत्र में लाखामंडल अथवा कालची के क्षेत्र में जिसे सिंहपुर भी कहा गया था, लाखामंडल का जो बृहद क्षेत्र हुआ करता था उस वहाँ छागलेश वंश का राज था। और इसी से पहले कालची में वार्षगणी गोत्री वंश का राज था, यानी युगसैल के नाम से इसे जाना जाता था। और वर्तमान में इस क्षेत्र में अब यदुवंश का राज स्थापित हो गया है और इसकी राजधानी से संबंधित कई प्रमाण हमें दिए गए हैं। छागलेश वंश के बाद संभवतः इस यमुना नदी के तट पर यदुवंश का राज स्थापित हो गया था। और इनकी राजधानी की बात की जाए,
राजधानी संभवतः सिंहपुर थी और इसकी पहचान या तो लाखामंडल से ही की गई है, चूंकि लाखामंडल प्रशस्ति है तो इसलिए, अथवा कालसी क्षेत्र से की गई है। ये देखिए कालसी का क्षेत्र और ये लाखामंडल का, ये कालसी का क्षेत्र और ये लाखामंडल, यानी इस वृहद क्षेत्र पर संभवतः यदु राजवंश राज करता था, जो उसके राजधानी से संबंधित प्रमाणों से भी और उसके राजाओं से भी मिलेगा। और इस वंश का राजा, राजाओं की बात करूंगा, राजाओं में सबसे पहले इस वंश का संस्थापक सेनवर्मन संस्थापक, इस वंश के संस्थापक की अगर बात की जाए तो संभवतः सेनवर्मन इस प्रकार लिखा हुआ है, कहीं किताबों में इसे सीधा सेनवर्मन भी लिख दिया गया है, सेनवर्मन। जो भी हो, यदु राजवंश का संस्थापक सेनवर्मन माना जाता है और 6वीं 7वीं शताब्दी में यह वंश शक्तिशाली हो गया था, अपने चरम पर था। लेकिन राजा सेनवर्मन और इससे पहले के लाखामंडल के छागलेश वंश और उससे भी पहले कालसी यानी युगशैल के वार्ष गणिक गोत्री वंशी राजाओं में कुछ न कुछ समानता मिलती है। इसलिए ये कहा गया है कि राजा सेनवर्मन और शीलवर्मन, इससे पहले भी हमने वार्ष गणिक गोत्री वंश राजा शीलवर्मन का जिक्र किया था। शीलवर्मन संभवतः राजा सेनवर्मन यानी इस वंश के संस्थापक और वार्ष गणिक गोत्री वंश के राजा शीलवर्मन एक दूसरे के बाद के राजा हैं, अर्थात एक ही वंश से संबंधित राजा हैं। पहले इस क्षेत्र में वार्ष गणिक गोत्री वंश के नाम से जो वंश जाना जाता था, संभवतः वही इस क्षेत्र में यदु राजवंश के रूप में तब्दील हो गया होगा और ये इस वंश के राजा संभवतः शीलवर्मन और सेनवर्मन एक ही वंश से संबंधित हैं। बस समय का अंतर है कि राजा शीलवर्मन शीलवर्मन पहले के और राजा सेनवर्मन प्रथम के। कई किसी किताबों में इन राजाओं को एक ही बताया गया है। इसके अलावा जो दूसरा प्रमाण मैंने आपको बताया था वो था खालिमपुर दानपत्र। खालिमपुर दानपत्र में कहा गया है, खालिमपुर दानपत्र उसी के समकालीन बंगाल के पाल शासक धर्मपाल का है और पाल साम्राज्य के शक्तिशाली राजा धर्मपाल ने उत्तर भारत के अलावा उत्तराखंड की क्षेत्रीय सीमाओं पर भी अधिकार कर लिया था। इसीलिए खालिमपुर दानपत्र में इस वंश से संबंधित जानकारियां मिलती हैं और यह कहा गया था कि इस क्षेत्र में यानी उत्तराखंड के पश्चिमी क्षेत्र में कुरु वंश के बाद यदु वंश का राज्य स्थापित हो गया था और जो बंगाल के पाल वंश के राजाओं के समकालीन रहा था। ठीक है। तीसरा प्रमाण यदुवंश के राजा भोजवर्मन के बेलाव दान पत्र से, बेलाव दान पत्र की बात करूंगा, भोजवर्मन से संबंधित था जो, इसमें यह बताया गया है कि यदुवंश के परवर्ती राजाओं का विस्तार यहां से बंगाल की ओर हो गया, अर्थात अपने परवर्ती काल में यदुवंश यहां से निकलकर बंगाल में स्थापित हो गया था। इसीलिए भोजवर्मन से संबंधित जो बेलावदान पत्र है वही मिलता है पूरी भारत में, उसमें भी इस यदुवंश के साम्राज्य विस्तार अथवा यदुवंश से संबंधित प्राचीनतम जानकारी मिलती है। ये तीन प्रमाण हमें यदुवंश से संबंधित जानकारी के मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरे वंश की बात करते हैं। दूसरा था नागवंश। उत्तराखंड में अनेक नाग मंदिरों से भी अनुमान लगाया जा सकता है कि कहीं न कहीं उत्तराखंड के क्षेत्र में नागवंश का साम्राज्य विस्तार रहा होगा। ठीक है। लेकिन जो भी है, अगर नागवंश से संबंधित जानकारी की बात की जाए तो त्रिशूल अभिलेख हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण, त्रिशूल अभिलेख जो कि गोपेश्वर में है,
गोपेश्वर के त्रिशूल अभिलेख से सबसे सटीक जानकारी मिलती है नागवंश से संबंधित। इसके अलावा शुद्ध महादेव लेख, शुद्ध महादेव लेख, शुद्ध महादेव लेख आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा। इतना तय है कि नागवंश की सत्ता कर्तपुर राज्य, चूंकि गोपेश्वर ये इस क्षेत्र में है, कर्तपुर राज्य से लेकर जम्मू कश्मीर तक विस्तृत रही होगी। और त्रिशूल अभिलेख में इस वंश के कुछ राजाओं का नाम भी मिलता है। कुल मिला के उत्तराखंड में नागों से संबंधित सबसे सटीक जानकारी का प्रमाण त्रिशूल अभिलेख ही है, जो कि गोपेश्वर में प्राप्त है। और इसमें नागवंश के 4 शक्तिशाली राजाओं का नाम मिलता है कि उस समय नागवंश के 4 वो शक्तिशाली राजा कौन थे। तो स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग और गणपतिनाग। गोपेश्वर अभिलेख में नागवंश के 4 शक्तिशाली राजाओं का नाम मिला है। स्कंदनाग, दूसरा विभुनाग, तीसरा अंशु और गणपतिनाग। गणपतिनाग संभवतः इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसने अपने राज्याभिषेक के या अपने शासनकाल के दूसरे वर्ष त्रिशूल अभिलेख खुदवाया हो। ये जानकारी मिलती है। और इसी के विशाल साम्राज्य की ओर संकेत है कि वह संभवतः कर्तपुर से लेकर जम्मू कश्मीर तक व्याप्त रहा होगा। नागवंश से संबंधित जो जानकारी की बात की जाए, इसके अलावा देखा जाए तो नागों से संबंधित जो जानकारी है, कई नाग वीरों के नाम मिलते हैं उत्तराखंड में। वो संभवतः नागवंश के शक्तिशाली शासक रहे हों। अन्य जो नागवीर रहे हैं उत्तराखंड में, नागवीर, उनका मैं जिक्र करूंगा यहां पर कि नागों से संबंधित जो शक्तिशाली नागवीर रहे हैं उनके नाम यहां पर आए हैं। उसमें वीरणक नाग, वीरणेश्वर स्वामी मंदिर आपने सुना होगा। वीरणक नाग संभवतः पौड़ी गढ़वाल में रहा है। इसके अलावा नागों से संबंधित जो अन्य क्षेत्र हैं, कई नाम आपने सुने होंगे। सेम मुखेम नागराज मंदिर सुना होगा टेहरी गढ़वाल का। महासुनाग सुना होगा जौनसार भाबर का। महासुनाग देहरादून के जौनसार भाबर क्षेत्र में फेमस है, जो जौनसार भाबर। सेम मुखेम नागराज, सेम मुखेम जिसे जाना जाता है टेहरी गढ़वाल का। इसके अलावा शेषनाग मंदिर पांडुकेश्वर का शिव मंदिर यानी चमोली उत्तराखंड में। इसके अलावा वामननाग, नागों से संबंधित वामननाग, यह है दून घाटी देहरादून का। और अन्य नाग मंदिरों की बात की जाए तो लोहान देव नाग, यह है चमोली के नीति घाटी में। जिन नागों से या नागवीरों से संबंधित वर्तमान मंदिर बनाए गए हैं, कहीं न कहीं नाग वीर शक्तिशाली राजाओं के नाम पर। ठीक है, तो सेम मुखेम नागराज मंदिर टेहरी गढ़वाल का, और वामन नाग दून घाटी का, और वीरणक नाग पौड़ी गढ़वाल का। मैच्ड कॉलम से संबंधित जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो इस प्रकार के हैं। ठीक है, नागों से संबंधित जो अन्य चीज आपने सुनी होगी कि कुमाऊं में अनेक नाग मंदिर आज भी हैं, तो कहीं न कहीं नागों की विशाल सत्ता की ओर संकेत करता है। कुमाऊं में नाग मंदिरों की बात की जाए तो कुमाऊं के नाग मंदिर जो संभवतः उनका राज्य क्षेत्र रहा होगा,
उसमें धौलीनाग, बेनीनाग जो सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर है, और बेरीनाग, ये नाम जो आपने पिथौरागढ़ ज़िले में सुने होंगे। इसके अलावा कालीनाग, पीलीनाग, मूलनाग, ये सब नाग मंदिर आपको मिलेंगे। ठीक है। तो परवर्ती गुप्त काल में नागवंश की सत्ता की ओर संकेत करता है, लेकिन 6वीं 7वीं शताब्दी में मौखरी वंश के राजा, जो कि कन्नौज का मौखरी वंश था, मौखरी वंश के राजाओं ने नागवंश की सत्ता को उत्तराखंड से उखाड़ फेंका था और यहाँ पर मौखरी वंश की सत्ता स्थापित कर ली थी। कुल मिला के नागवंश के बाद उत्तराखंड में मौखरी वंश का सत्ता स्थापित हो गई और मौखरी वंश का एकाधिकार उत्तराखंड के तराई के अलावा कुछ पहाड़ी क्षेत्र तक भी रहा। तीसरा नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मौखरी वंश। लगभग 6वीं 7वीं शताब्दी में जिस प्रकार नागों के अंत के बाद उत्तराखंड में मौखरी राजवंश की स्थापना हो गई थी, लेकिन अंतिम मौखरी नरेश ग्रहवर्मा की हत्या हो गई। ग्रहवर्मा ये अंतिम मौखरी शासक थे, अंतिम मौखरी शासक। ये भारत के इतिहास में भी हम जानते हैं कि अंतिम मौखरी नरेश जो ग्रहवर्मा थे, हर्षवर्धन के दामाद थे। जैसे ही ग्रहवर्मा की हत्या हो गई आपसी विवाद के कारण, तो उत्तराखंड की क्षेत्रीय सीमाओं पर हर्षवर्धन का राज स्थापित हो गया। ठीक है। चूंकि हर्षवर्धन ने उत्तर भारत में थानेश्वर और कन्नौज के अलावा उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्र पर भी एकाधिकार स्थापित कर लिया और संपूर्ण उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा बन गया। और फिर उसी हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री भैंसांग की उत्तराखंड यात्रा हुई थी। उत्तराखंड यात्रा के दौरान संभवतः हरिद्वार और गौविशाण के अलावा ब्रह्मपुर राज्य का उल्लेख उसने किया था। तो हर्षवर्धन, जिसका अपना टाइम काल 606 से लेकर 647 रहा है, हर्षवर्धन का राजविजय जो कि पुष्यभूति वंश का था और उसने भी उत्तराखंड की क्षेत्रीय सीमाओं पर अधिकार स्थापित किया था। संभवतः एक पर्वतीय राजकुमारी से विवाह भी किया था। और फिर इसी के समय लगभग 630 AD में हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म से संबंधित स्थलों की खोज करनी शुरू कर दी थी और बौद्ध यात्राएं भी की। और सबसे बड़ी बात हुई 634 में, जब ह्वेनसांग जो कि चीनी यात्री था, ह्वेनसांग के उत्तराखंड यात्रा की थी। हर्षवर्धन के समकालीन चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 634 में उत्तराखंड की यात्रा की थी और इसी यात्रा के दौरान उसने हरिद्वार, ब्रह्मपुर यानी चमोली के अलावा गौविशाण की भी यात्रा की थी। संभवतः उसका उद्देश्य, ह्वेनसांग का भारत आने का उद्देश्य बौद्ध धर्म से संबंधित लिपियों का ज्ञान प्राप्त करना था, बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करना था। ह्वेनसांग अपने यात्रा वृत्तांत CUK में लिखता है कि उस समय, जिस समय उसने उत्तराखंड की यात्रा की थी, यानी उसे स्वर्ण गोत्र राज्य का भी जिक्र किया है। इस स्वर्ण गोत्र राज्य में 5 बौद्ध विहार हुआ करते थे जो अत्यधिक प्रसिद्ध थे, जिसमें कुमाऊं का बौद्ध विहार यानी गौविशाण अत्यधिक प्रसिद्ध था, इसलिए उसने यहाँ की यात्रा की थी। ठीक है। तो हर्षवर्धन ने के शासनकाल में ह्वेनसांग ने क्या क्या उत्तराखंड से संबंधित जानकारियां दी हैं। ह्वेनसांग जो कि चीनी यात्री था और इसका आगमन हुआ है 634 में और इसका जो यात्रा वृत्तांत है CUK है। इस यात्रा वृत्तांत में उसने उत्तराखंड की यात्रा का भी जिक्र किया हुआ है और संभवतः उसने हरिद्वार के लिए
मोयूलो शब्द का यूज किया है, मोयूलो अर्थात मयूरपुर, इस शब्द का जिक्र हुआ है। इसके अलावा उसके द्वारा जो बताए गए शब्द हैं, हरिद्वार का प्राचीन नाम भी आपको मिल जाएगा इस बहाने। इसके अलावा उसने शब्द जो किया है पोली हिमोपुलो यानी हिमालयी राज्य के लिए ब्रह्मपुर राज्य, ब्रह्मपुर पोली हिमोपुलो, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसे हिमालयी राज्य कहा है उसने, अथवा स्वर्ण गोत्र राज्य कहा है, अथवा ब्रह्मपुर राज्य कहा है। जो उसके द्वारा कही गई बातें या शब्द हैं मैं उनका जिक्र यहाँ पर करता जाऊँगा। और इसके अलावा उसने गंगा नदी के लिए महाभद्रा, गंगा नदी के लिए उसने महाभद्रा शब्द कहा है। महाभद्रा यानी हरिद्वार और गंगा नदी का उल्लेख करने वाला है ह्वेनसांग। और इसके अलावा उसने जो जिक्र किया है उसमें कई नाम आपको मिलेंगे, जैसे तिकसेन, बक्सी, उत्तराखंड से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें तिकसेन मुंशियारी और बक्सी नानक मत्ता के लिए आए हैं। तिकसेन मुंशियारी और बक्सी नानक मत्ता। चूंकि उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास के अलावा हमें यह भी देखना था कि ह्वेनसांग ने जो जानकारी दी है उत्तराखंड से संबंधित वो हमें बताना था। इसके अलावा जो शब्द आए हैं गौविशाण काशीपुर के लिए आया है। अन्य नामों में जो यहाँ पर उसके द्वारा कहे गए हैं वो कालसी का होगा, कालसी, सुधनगर शब्द यूज हुआ है, सुधनगर, कालसी, और स्वर्ण गोत्र राज्य का उल्लेख किया है। और ये कहा गया है कि स्वर्ण गोत्र राज्य में स्त्रियां राज करती थी, यहाँ पर सोने का उत्पादन होता था। और स्वर्ण गोत्र संभवतः उत्तर काशी के लिए यूज हुआ है, उत्तर काशी। ये ह्वेनसांग के द्वारा उत्तराखंड से संबंधित जो नाम लिए गए हैं वो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, तो ब्रह्मपुर उत्तराखंड राज्य के लिए ही आया है, उसे पोली हिमोपुलो या हिमालयी राज्य भी उसने कहा है। इसके अलावा ये सब नाम उसके द्वारा कहे गए। ये था परवर्ती गुप्त काल में उत्तराखंड की क्षेत्रीय सीमाओं पर राज करने वाले 3 शक्तिशाली राजवंश। पश्चिम की ओर लाखामंडल में यदु राजवंश और नागों का राजवंश, और तीसरा और अंतिम गृहवर्मा यानी मौखरी वंश, और उसके बाद हर्षवर्धन का राज्य स्थापित हो जाएगा। और फिर 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद धीरे धीरे उत्तराखंड की क्षेत्रीय सीमाओं को और किलेबंद कर दिया जाएगा और यहाँ पर 3 अन्य राज्य स्थापित हो जाएंगे, जिसमें शत्रुघ्न राज्य, गौविशाण राज्य और स्वर्णगोत्र राज्य अथवा ब्रह्मपुर राज्य का जिक्र होने वाला है। तो इसके बाद की क्लास में हम उससे संबंधित इतिहास का अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त की जा रही है। तब तक के लिए जय हिंद।